Hello students, welcome back to with another classes. My name is Vivek Harsha. As you know, we are discussing liquid solution chapter of our 12th physical chemistry. और ये जो liquid solution का जो chapter है, इसके lecture 1 और lecture 2 हो चुके हैं. ये हमारे पास में lecture 3 है. lecture 1 और lecture 2 में हमने various concentration terms को पढ़ा था. हमने ideal और non ideal solution को पढ़ा था. हमने fractional distillation पढ़ा. हमने distillation and reduced pressure पढ़ा. हमने azeotropic mixture के बारे में पढ़ा. और साथ साथ में जो ट्यूटोरियल 1 और जो ट्यूटोरियल 2 था उसमें उन टॉपिक से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे जो जेई मेन जे एडवांस में आए थे और भी अब एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करा था. अब इस लेक्चर 3 में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं. अब हम आइडियल सॉल्यूशन जो है उसके थोड़ा बहुत टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं. सॉल्यूशन तो अब भी आइडियल है, बट अब जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. अगर हम लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर की बात करें बच्चों और कॉम्पिटिशंस की बात करें तो मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक से आते हैं. होना तो कह सकते हैं नियरली 60% क्वेश्चन जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टॉपिक से आपको मिलेंगे जो हम लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में कवर करेंगे. और 40% क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में कवर होगा. चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं लिक्विड सॉल्यूशंस के. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री व्हिच इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके तो बच्चों, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे लिखा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है. एक सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी जो केवल नंबर ऑफ फ्री सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे उसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. अब ये सॉल्यूट के तो केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, बट ये सॉल्वेंट के एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगी. वो क्या होगा? सॉल्वेंट का नेचर. वो सॉल्वेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा. तो देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखा है. Those properties of a solution that depends upon number of free solute particles present in the solution are known as colligative property. And the magnitude of colligative property is independent of nature of the solute, but it depends upon nature of the solvent. Colligative properties are properties of the ideal solution, है ना. ये जब हम colligative property में वो वाली properties पढ़ेंगे relative lowering of vapor pressure, है ना, जो अलग properties हम पढ़ेंगे उसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा आखिर हम colligative properties को ideal solution की property क्यों करें. तो अभी आप इसे याद रखो that colligative properties are properties of the ideal solution formed by adding one or more non-volatile solute to a volatile solvent. अभी तक आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था? आइडियल सॉल्यूशन कौन से पढ़े थे? बाइनरी लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन. और इस लेक्चर 3 से स्टार्ट जब हम आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे वो सॉल्यूशन है जिसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड कर देंगे. तो द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस which are formed by adding one or more non-volatile solute to a volatile solvent. Okay. अब आपके लिए आइडियल सॉल्यूशन का एक और मतलब हो गया, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर आप वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, बाइनरी लिक्विड आइडियल सॉल्यूशन नहीं है ये, आपके पास में सॉलिड एंड लिक्विड एक आइडियल सॉल्यूशन. ओके, तो आगे देखो वेरियस टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हमारे कोर्स के अंदर है. तो टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे कोर्स में है. फर्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकंड है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर, थर्ड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और फोर्थ है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ओके, इस वाले लेक्चर में मेनली हम ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये सबसे पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको वेल एक्सप्लेन करा था. एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वेंट हॉफ जो 19th सेंचुरी के एंड में बहुत ज्यादा रिसर्च करा था. और जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी, दैट इज 1901 ईयर, 20th सेंचुरी का स्टार्टिंग हो गया ना. तो जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज एक साइंटिस्ट को दिया गया था. उस साइंटिस्ट का नाम था वेंट हॉफ. क्या नाम था? वेंट हॉफ. ये बात मेरे को, ये हिस्ट्री वाली बात इतने अच्छे तरीके से क्यों याद है? क्योंकि बच्चों मेरा नाम है विवेक हर्ष और उसका नाम था वेंट हॉफ. हम दोनों के नाम के इनिशियल्स मैच करते हैं, बस मुझे याद है. बाकी कई साइंटिस्टों के नाम में भूल जाता. तो देखो अपने पास में ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर. सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर जो हमारा से लेक्चर 4 में आएगा. एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ये भी हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे. एंड डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी हम लेक्चर 4 में डिस्कस करेंगे. तो इस वाले लेक्चर में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर का डिस्कशन करेंगे एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर,
है ना, क्योंकि वेंटॉप को केवल ऑस्मोटिक प्रेशर के नोबेल प्राइज नहीं मिला था, और भी बहुत सारी उसने थ्योरीज दी थी। वेंटॉप थ्योरी फॉर आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बहुत सारी थ्योरीज थी। इन सभी थ्योरीज के लिए कलेक्टिवली उसको नोबेल प्राइज मिला था। किसको? वेंट हॉफ को, विवेक हर्ष को। स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के पहले हमें पढ़ना चाहिए कि ऑस्मोसिस का मीनिंग क्या होता है, और ऑस्मोसिस से पहले हमें पढ़ना चाहिए डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन? Movement of molecules from the region of their higher concentration to a region of their lower concentration is known as diffusion। ये तो बच्चों वाली डेफिनेशन है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। कोई भी सब्सटेंस अगर मूव कर सकता है, उसके पार्टिकल मोबाइल स्टेट के अंदर होंगे, और उसके पार्टिकल जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन अगर मूव कर रहे हैं, तो इस मूवमेंट को बोलेंगे डिफ्यूजन। अब हमें पता है कि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है वो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जो डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव। सो डिफ्यूजन के लिए डेल्टा जी कैसा है? नेगेटिव। तो अब ऑस्मोसिस का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑस्मोसिस? इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जैसे डिफ्यूजन में तो हम किसी भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे, व्हाट इज ऑस्मोसिस ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए डिफाइंड है। इट इज स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हायर मोलर अमाउंट टू द रीजन ऑफ देयर लोअर मोलर अमाउंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब भला ये नई मेम्ब्रेन चीज क्या होगी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अरे बड़ा आसान है यार। अगर एक ऐसी मेम्ब्रेन, एक ऐसी परत का यूज किया जाए, एक ऐसी कह सकते हैं पार्टीशन का यूज किया जाए, जिसके थ्रू सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल सभी ट्रांसफर हो सके, उसको बोलेंगे परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे उसको? परमिएबल। जिसके थ्रू कुछ भी ना ट्रांसफर हो, उसको बोलेंगे इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। पहली वाले का नाम क्या था? परमिएबल मेम्ब्रेन। दूसरी वाली मेम्ब्रेन जिससे कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। जिससे सॉल्यूशन का थ्योरेटिकली आधा पार्ट ट्रांसफर हो रहा है। सॉल्यूशन का आधा पार्ट हम क्या मानते हैं? सॉल्वेंट। और आधा पार्ट क्या मानते हैं? सॉल्ट। तो एक ऐसी मेम्ब्रेन जिससे सॉल्यूशन का आधा पार्ट ट्रांसफर हो रहा है, थ्योरेटिकली आधा पार्ट क्या मान रहे हैं यहाँ पे? सॉल्वेंट को मान रहे हैं, उसको बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी स्टैंड्स फॉर हाफ। दैट मींस semi-permeable membrane, it is a membrane that can only allow movement of solvent molecules through it, है ना। ऐसी मेम्ब्रेन को बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। एक और मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है, उसके थ्रू कुछ सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल तो ट्रांसफर हो ही सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल से, उससे कुछ सेलेक्टिव सॉल्यूट पार्टिकल्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब एक मेम्ब्रेन से कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर होगा, कौन सा पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होगा, ये वैसा ही है कि एक पाइप के थ्रू कौन सा ऑब्जेक्ट या किस साइज की बॉल मूव कर सकती है। तो ये जो परमेबिलिटी है, एक्चुअली ये पोर साइज पर डिपेंड करती है। किस पर साइज पर डिपेंड करती है? पोर साइज पे। अगर पोर साइज काफी बड़ा है तो परमेबल मेम्ब्रेन, पोर साइज बहुत ज्यादा छोटा है तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन। पोर साइज जो है वो इतना ही है कि वो एट अ टाइम एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को ट्रांसफर होने में मदद करे, उसको बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और पोर साइज इतना है कि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ साथ में सेलेक्टिवली कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसफर होने में मदद करे, उसको बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके। अब बात ये आती है कि ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही क्यों ट्रांसफर हो सकते हैं? क्या दुनिया में कोई चीज सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से छोटी नहीं हो सकती? तो देखो, आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर अभी आप कह रहे हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल तो सर H2O होता है। अब H2O में से सर अगर मैं H प्लस आयन बाहर निकाल दूं, तो क्या H प्लस आयन H2O से छोटा नहीं है? मैं कहूंगा बच्चों बिल्कुल है कि एक H प्लस आयन जो होगा वो तो H2O से छोटा होगा। तो फिर आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर होता है, तो क्या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से H प्लस आयन और OH माइनस आयन, दैट मीन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, क्या वो ट्रांसफर नहीं हो सकते? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? तो यही तो हमें डिस्कस करना है। देखो डिस्कशन क्या है। बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू। तो इसका कंसेप्ट क्या है बच्चों? आपको पता है कि कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल अगर एक सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करेगा, तो वो सॉल्यूट पार्टिकल का हो जाएगा सॉल्वेशन। क्या हो जाएगा उसका? सॉल्वेशन। अगर उसका सॉल्वेशन हो जाएगा तो जो सॉल्वेटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं,
जो सॉल्वेटेड सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ही एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से बड़ा होता है। तो अगर मैं H प्लस आयन का भी हाइड्रेशन कर दूंगा तो जो एक्वस H प्लस आयन होगा उसका साइज एक वाटर मॉलिक्यूल से बड़ा होगा। अगर उसका साइज एक वाटर मॉलिक्यूल से बड़ा होगा दैट मीन्स वो एक्वस H प्लस आयन जो है उसका साइज पोर साइज से बड़ा होगा। अगर उसका साइज पोर साइज से बड़ा है तो वो पोर को इजीली क्रॉस नहीं कर पाएगा। ओके, तो देखो क्वेश्चन क्या है, बाय अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली अलाउ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट। उसका आंसर क्या है, इट इज बिकॉज within an aqueous solution the smallest particles are of the solvent itself as all solute particles exist in their solvated form। ओके, तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपके पास में, आप डायग्राम में देख सकते हैं आपके पास में वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर। ये वाटर मॉलिक्यूल तो इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे क्योंकि इनका साइज जो है वो पोर साइज के कंपेटिबल है। बट ये जो एक्वस H प्लस आयन है इसका साइज काफी बड़ा है, तो अगर ये मेम्ब्रेन से टकराएगा तो पोर के थ्रू पास नहीं होगा, ये सीधा सीधा निकल जाएगा, है ना। तो इसलिए एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से केवल वाटर मॉलिक्यूल ही ट्रांसफर हो सकता है। क्या ट्रांसफर हो सकता है, केवल वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर। आगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तो हमने केवल डिस्कशन ऑस्मोसिस का ही करा है, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो द ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड, द ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिफाइंड इन फॉलोइंग डिफरेंट मैनर्स। कौन कौन से मैनर्स है, फर्स्ट तरीका देखो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करने का, और ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। क्या है, as osmosis is a spontaneous process of movement of water molecule from dilute solution or pure water towards a more concentrated solution। ये तो होता है osmosis में, जिस तरफ वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर का मोलर अमाउंट ज्यादा होगा, वाटर उस सॉल्यूशन से, उस डायरेक्शन से दूसरे सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगेगा जिस तरफ वाटर का मोलर अमाउंट कम है, through a semi-permeable membrane। As osmosis is a spontaneous process of movement of water from dilute solution or pure water towards a more concentrated solution through a semi-permeable membrane, thus osmotic pressure can be defined as। कैसे डिफाइन करेंगे, तो बच्चों आप ढंग से इस डायग्राम पर फोकस करो। आपके पास में देखो ये एक डायग्राम बना रखा है ना। इस डायग्राम में ये आपके पास में आ गया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये जो ए वाला रीजन है इसमें आइदर हम प्योर वाटर मान रहे हैं या वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मान रहे हैं, और जो बी वाला रीजन है उसको हम थोड़ा सा मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मान रहे हैं। दो अलग अलग हो गया आपके पास में, ब्लू वाला रीजन और पिंक वाला रीजन हो गया। अब देखो जो ब्लू वाला रीजन है उसमें एयर का प्रेशर पी एयर हो गया, इस तरफ एयर का प्रेशर कितना है, पी है। अब आपको पता है कि अगर आप कुछ ना करो तो वाटर मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ए से बी होने लगेगा, जिसके कारण बी का जो लेवल है, लिक्विड का लेवल है, वो इंक्रीज होने लगेगा। अब देखो मैं ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर करूंगा, मुझे पता है कि वाटर अगर इस तरफ शिफ्ट होगा तो वाटर ओवरऑल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, और उस प्रेशर के कारण जो सॉल्यूशन बी है उस तरफ मेरे पास में क्या होगा, वाटर का लेवल बढ़ने लगेगा। ओके, तो वाटर का लेवल जब बढ़ेगा तो वाटर के लेवल को बढ़ने से हम रोक सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करके। अब जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को अप्लाई करेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसी वैल्यू को अचीव करेंगे जिस वैल्यू पर वाटर का मूवमेंट ए से बी बिल्कुल रुक जाएगा, है ना। वो तो वो मिनिमम प्रेशर जो सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर एक्सर्ट किया जाता है ताकि हम वाटर के ऑस्मोटिक फ्लो को रोक सके, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्स्ट्रा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ओवर द सरफेस ऑफ द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन such that it just prevent the osmotic flow of water, just prevent the osmotic flow of water, उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये एक प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर को कैलकुलेट करने का। अब देखो अलग अलग केसेस, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो तो वेरिएबल प्रेशर है, ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर है आपके पास में वो एक वेरिएबल प्रेशर है। तो अगर बच्चों वो एक वेरिएबल प्रेशर है तो इसको वेरी करते हुए हम अलग अलग केसेस क्रिएट कर सकते थे। क्या क्या क्रिएट कर सकते थे, केस वन। नो, केस वन क्या है, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू, जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया गया है उसका वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम करा गया है, तो क्या होगा बताओ। लेट ऑस्मोटिक प्रेशर पी है और आपने जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है वो पी एक्स्ट्रा है, और पी एक्स्ट्रा प्रेशर की जो वैल्यू है वो पी से कम आ रही है। यहाँ पर क्या होगा, तो वाटर जो है वो ए से बी फ्लो करेगा, वाटर विल मूव फ्रॉम ए टू बी।
इसको बोलेंगे नॉर्मल एक ऑस्मोटिक फ्लो यहाँ पर हो रहा है ना। केस टू, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, आपने कुछ हद से ज्यादा ही एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया। अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लगा देंगे तो वाटर का जो फ्लो का डायरेक्शन है वो तो उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, अब वाटर बी से ए फ्लो करेगा, पहले तो ए से बी कर रहा था, अब बी से करेगा। तो बताओ अगर वाटर जो है वो बी से फ्लो करेगा तो जो बी के साइड के सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो भी ए के साइड में आ जाएंगे ना। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि सर आपने तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रखी है, और सर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूट पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होते, इसलिए यहाँ पर क्या ट्रांसफर होंगे, यहाँ केवल वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसफर। इस प्रोसेस को बच्चों क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। ये रिवर्स ऑस्मोसिस एक तरीका है वाटर को प्यूरिफाई करने का। हम क्या कर सकते हैं, सेलाइन वाटर या सी वाटर में रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिनन लगाते हुए उसमें से ड्रिंकेबल वाटर या वो वाटर जो हम कंज्यूम कर सकते हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आपके पास हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का कंसेप्ट। अब तीसरा केस, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए जा रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रहा था और आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना स्टार्ट करा। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होगा तो वाटर का मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं ना तो वाटर इधर ट्रांसफर होता बता रहे हैं, ना वाटर इसमें इस डायरेक्शन में ट्रांसफर। फिर से देखो, देखते हैं केस वन, अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, फ्रॉम इट्स हायर अमाउंट टुवर्ड्स इट्स लोअर अमाउंट, इट इज नॉर्मल ऑस्मोसिस। अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, फ्रॉम इट्स लोअर मोलर क्वांटिटी टू इट्स हायर मोलर क्वांटिटी, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। और अगर एक्स्ट्रा प्रेशर का वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है तो कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होगा। ओके, ये तो हमने ऑस्मोटिक प्रेशर का पहला डेफिनेशन दिया, बट ये जो डेफिनेशन है इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी टू पर, ये किसने दिया था, ये वेंटॉफ ने दिया था। ये वही वैज्ञानिक है जिसका मैं कह रहा था जिसके इनिशियल्स मेरे नाम के इनिशियल्स से मैच करते हैं, वेंटॉफ। देखो वेंटॉफ ने क्या कहा, वेंटॉफ had defined the osmotic pressure in terms of vapor pressure of H2। वेंटॉफ had defined osmotic pressure in terms of vapor pressure of H2। तो देखो आपकी सुविधा के लिए मैंने क्या करा कि वही हमारे पास में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी जहाँ पे कुछ पोर्स वगैरह थे, उस रीजन को मैंने लिया और जूम करते हुए ये वाला डायग्राम आपके सामने बना दिया, है ना। अब इस वाला डायग्राम में देखो फोकस करते हैं, ये हमारे पास में वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का पार्ट है ना। और आप देख सकते हैं कि जो ये पार्ट बने हैं इनके बीच में सारा सारा क्या बन गया, ये पोर है। अब देखो यहाँ पोर पर क्या होगा, ये मेरे पास में रीजन ए है, ये मेरे पास में रीजन बी है। वेंटॉफ के अकॉर्डिंग क्या था, वेंटॉफ ने कहा हम ऐसा मान सकते हैं, ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो लिक्विड स्टेट में होंगे वो इस पोर पर पहुंचने पर, पोर पर पहुंचने पर इवेपोरेशन इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे। कौन से इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे, इवेपोरेशन इक्विलिब्रियम पे। अगर वो इवेपोरेशन इक्विलिब्रियम पे चले जाएंगे तो H2 लिक्विड से H2 वेपर बनेगी, और H2 वेपर का कोई ना कोई प्रेशर होगा। लेट रीजन ए में जो वाटर प्रेजेंट है उसके कारण जो वाटर वेपर का प्रेशर बना, वाटर वेपर का जो प्रेशर बना है ना, जिसको बोलेंगे वेपर प्रेशर, वो कितना है P1। प्रेशर कितना है वो P1। उसी तरीके से जो रीजन बी हमारे पास में उसमें जो लिक्विड वाटर है उसके कारण इस पोर पे जो प्रेशर बना वो प्रेशर कितना है P2। अब आप बताओ किस तरफ पानी ज्यादा है, ए की तरफ या बी की तरफ, बिल्कुल ए की तरफ। अगर ए की तरफ वाटर ज्यादा होगा तो ए की तरफ प्रेशर भी ज्यादा बनेगा, इसलिए जो नेट प्रेशर आपके पास में आएगा बच्चों, जो नेट प्रेशर आपके पास में आएगा वो क्या होगा, P1 विल बी ग्रेटर देन P2, तो नेट प्रेशर होगा P1 माइनस P2। वो जो P1 माइनस P2 है वही हमारे पास में यहाँ पर क्या बन गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अकॉर्डिंग टू वेंटॉफ दैट ऑस्मोटिक प्रेशर P is proportional to concentration of the solution P। ऐसा क्यों, अगर आप सॉल्यूशन बी की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहेंगे, अगर आप उसको कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते रहेंगे तो जो प्रेशर P2 है उसका वैल्यू डिक्रीज होता रहेगा, प्रेशर P2 डिक्रीज होता रहेगा तो P1 माइनस P2 डिक्रीज होता रहेगा। इसलिए आपके पास में जो फाइनली ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा बच्चों, दैट ऑस्मोटिक प्रेशर P will be equal to CRT, where C is the molarity of the solution B। What is C? It's the molarity of the solution B। Okay, next। अब वेरियस ग्राफ्स रिलेटेड टू ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इन ग्राफ्स में से कुछ ऐसे ग्राफ्स हैं जिनका यूज करते हुए
हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। तो देखो फर्स्ट ग्राफ हमारा इसमें क्या रहा है, एस पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, सीधी सीधी इक्वेशन है, तो पता लग जाएगा पी इज प्रोपोर्शनल टू सी। अगर प्रेशर मोलेटी के प्रोपोर्शनल है तो प्रेशर और मोलेटी का ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और उसका जो स्लोप है वो आर इंटू टी है, और आर इंटू टी टेम्परेचर तो केल्विन में रखना है, तो आर इंटू टी हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, तो बन जाएगा पी इज इक्वल्स टू सी आर टी में प्रेशर और मोलेटी के बीच का जो ग्राफ आएगा वो एक तरीके का स्ट्रेट लाइन आएगा बच्चों, और इसका स्लोप कितना होगा, आर टी के बराबर। बट इस ग्राफ का हमारे लिए कोई भी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इससे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं निकलता। सेकंड वाला, अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मोलेटी को, आपको पता है मोलेटी कितना होता है, अगर मैं मोलेटी को लिखूँ इन टर्म्स ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कंसिडर टर्म, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, सो मोलेटी विल बी इक्वल टू 10 बाय अपॉन एम नॉट, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो बस मैंने क्या करा, सी को ही रख दिया 10 बाय अपॉन एम नॉट, तो प्रेशर कितना बन गया 10 बाय अपॉन एम नॉट इंटू आर टी, है ना। तो अब मुझे प्रेशर पी और वाई के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। अगर पी और वाई के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास में जो ग्राफ का स्लोप आएगा वो कितना आएगा, 10 इंटू आर टी अपॉन एम। 10 इंटू आर टी अपॉन एम नोट का मतलब क्या है कि अगर आपने अलग अलग कंसंट्रेशन पे ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाली और कुछ पॉइंट्स क्रिएट करते हुए उसका ग्राफ प्लॉट कर दिया, ग्राफ प्लॉट करके अगर आपने एंगल पता करते हुए स्लोप निकाल लिया, अगर आपने स्लोप निकाल दिया एक पर्टिकुलर टी टेम्परेचर पे, दैट मीन्स आप 10 आर टी अपॉन एम नोट का वैल्यू निकाल दिया। इसका वैल्यू निकाल दिया 10 आर टी अपॉन एम नोट, और अगर आप इसका वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों, दैट मीन्स आप एम नॉट का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस वाली इक्वेशन और इस वाले ग्राफ का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ना। थर्ड, अगर मैं इसी तरीके से उसको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्म में एक्सप्रेस करूं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, जो मोलेटी होती है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मोलर मास। तो कितना हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू एस अपॉन एम नॉट मल्टीप्लाई बाय आर टी, वेयर एस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर लीटर। तो प्रेशर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा विद पॉजिटिव स्लोप होगा, और स्लोप का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, आर टी अपॉन एम नोट, कितना आएगा, आर टी अपॉन एम नोट। इसलिए स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसलिए स्लोप ऑफ द ग्राफ 2 and graph 3 can be used to find molar mass of the solid. Slope of the graph 2 and 3 can be used to find molar mass of the solid. ओके, तो जो ग्राफ 2 और ग्राफ 3 है उससे हम सॉल्यूट का मोलर मास पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास में क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर। आ गया ना मेरा नाम वाला, वेंट ऑफ फैक्टर। सो वेंट ऑफ ने क्या पता लगाया था और उसके बारे में देखो समझते हैं। देखो वेंट ऑफ ने क्या कहा, इफ अ सॉल्यूट कैन अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन प्रेजेंस ऑफ द सॉल्वेंट, then it will change the number of the free solute particles in the solution। बिल्कुल करेक्ट बात है, अगर कोई सॉल्यूट किसी सॉल्वेंट में जाकर डिसोसिएट होने लगे तो नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल बढ़ जाएंगे, और अगर एसोसिएट होने लगे तो नंबर ऑफ फ्री पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होगी, है ना। आगे, अकॉर्डिंग टू बेंटॉफ, such processes can change the magnitude of the colligative property by a factor of I, can change the magnitude of colligative property by a factor of I। I उसका सिंबल यूज कर लिया उसने, उस I का उसने नाम क्या रखा, भाई साहब ने डिस्कवरी करी थी तो अपने ही नाम से टिका दिया, क्या, बेंटॉफ फैक्टर। ओके, आगे देखो बेंटॉफ फैक्टर को डिफाइन कैसे करा था, बेंटॉफ ने, बेंटॉफ फैक्टर को बेंटॉफ ने डिफाइन करा था कैसे, I is equals to moles of solute particles after dissociation or association divided by moles of solute particles originally added। डिसोसिएट एसोसिएट अगर हो रहे हैं तो मोस्ट सॉल्यूट पार्टिकल्स आप न्यूमरेटर में रख देंगे, और जो इनिशियली आपने लिए थे वो रख देंगे मोस्ट सॉल्यूट पार्टिकल ओरिजिनली टेकन। अब अगर हम कहें कोई सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है तो बेंटॉफ फैक्टर कैसे पता करेगी, तो देखो मैंने मान लिया कि लेट कोई सॉल्यूट है ए, वो डिसोसिएट होकर n टाइम्स ऑफ बी बना रहा है, ए गिव n टाइम्स ऑफ बी। लेट इनिशियली ए का जो मोलर अमाउंट है वो है ए नॉट, तो बी का है 0। अब कुछ समय बाद में इसका हो जाएगा, अगर हम डिसोसिएट हो रहा है तो उसका अमाउंट हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, तो बी का अमाउंट कितना हो जाएगा, देखो इसका कोफिशिएंट अगर 1 है तो इसका कोफिशिएंट n है, तो अगर इसका x अमाउंट डिसोसिएट होगा तो इसका कितना अमाउंट बनेगा, n टाइम्स ऑफ x। ओके, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ a, तो देखो a का कितना अमाउंट डिसोसिएट हुआ, x,
और कितना लिया गया था, ए नॉट। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन ए नॉट। आगे मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो जाएगा, एन टोटल आफ्टर डिसोसिएशन हो जाएगा ए नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स, हो जाएगा ए नॉट प्लस एक्स एन माइनस वन। कितना होगा, ए नॉट प्लस एक्स एन माइनस वन। तो डिसोसिएशन के लिए बेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, ए नॉट प्लस एक्स एन माइनस वन divided by a naught, it will be equal to 1 plus alpha n minus 1। कितना होगा, it will be 1 plus alpha n minus 1। अरे तो बड़ा आसान हो गया यार, अगर कोई क्वेश्चन मुझे अल्फा बता दे, n क्या होगा, अगर सॉल्यूट का अगर सॉल्यूट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उसके टूटने से जो भी मेरे पास में सॉल्यूट, मतलब अगर रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो उसके टूटने से जितने भी मेरे पास में प्रोडक्ट वाले पार्टिकल्स बनेंगे उनका कोएफिशिएंट n होगा। जैसे कुछ एग्जांपल, NaCl is 95% ionized in water, इस तरीके से आपको दिया गया है, तो बेंटो फैक्टर कैसे निकालेंगे, 95% आयनाइज है तो अल्फा का वैल्यू 0.95 है। और NaCl, तो बताओ NaCl जब टूटेगा तो एक NaCl से क्या बनेगा, एक Na प्लस और एक Cl माइनस। तो NaCl का जब कोफिशिएंट 1 होगा, जब NaCl का कोफिशिएंट 1 होगा तो प्रोडक्ट साइड में टोटल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक तो Na प्लस का कोफिशिएंट और Cl माइनस का कोफिशिएंट, टोटल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसके लिए जो बेंटो फैक्टर का वैल्यू आएगा वो क्या कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.95 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, इट इज 1.95। आगे, एसिटिक एसिड इज 10% आयोनाइज्ड इन वाटर, एसिटिक एसिड इज 10% आयोनाइज्ड इन वाटर। तो I कितना हो जाएगा, I will be equal to 1 plus 0.1 multiply 2 minus 1, it will be equal to 1.1। फिर अगर H2SO4 की बात करें तो देखो बच्चों, H2SO4 जो होगा वो पहले स्टेप में जब HSO4 माइनस और H प्लस आयन में जाएगा तो भाई साहब का तो 100% कन्वर्जन हो जाएगा। फिर ये जो HSO4 माइनस है फिर ये कन्वर्ट करेगा अपना अपना कन्वर्जन करेगा सल्फेट में और H प्लस आयन और बनाएगा। लेट मैंने कह दिया इसका 90% कन्वर्जन। तो इसका बेंटो फैक्टर कैसे निकालें, तो कैसे निकालें, H2SO4 100% HSO4 माइनस और H प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो इसका अमाउंट तो 1, एक पार्टिकल तो मिल ही रहा है ना, एक H2SO4 से ये H प्लस आयन तो पूरा पूरा मिल ही रहा है, तो इसका तो मैंने यहाँ पे 1 यूज कर लिया। अब ये जो HSO4 माइनस आयन है ये भी तो फर्दर टूटेगा, तो इसके कारण टूटने से, इसके टूटने से जो बेंटो फैक्टर हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। तो मैंने सेकंड स्टेप का जो बेंटो फैक्टर का तो इक्वेशन यूज कर लिया और साथ साथ में कहा ऊपर एक H प्लस आयन बन रहा था जो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, तो उसका मैंने जो कंट्रीब्यूशन है वो 1 लिख दिया। तो अब मेरे पास में H2SO4 का जो टोटल बेंटो फैक्टर है वो हो गया 2 प्लस एल्फा n माइनस 1। एल्फा का वैल्यू आपको कितना दिया है सेकंड स्टेप में, 90% दिया है तो मतलब 0.9 दिया है। और आपको पता है सेकंड स्टेप में जो स्मॉल n आएगा वो कितना आएगा आपके पास में 2 आ जाएगा, है ना, तो हो जाएगा 2 प्लस 0.9 मल्टीप्लाई 2 माइनस 1, कितना आएगा 2.9 आ जाएगा यहाँ पे 2.9। नेक्स्ट, फॉर एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट ए, अगर मैं कहूँ सॉल्यूट ए के मैंने n कोफिशिएंट लिया था और जो उसके एसोसिएशन से ए एन बन गया, क्या बन गया ए, और सब्स्टिट्यूट में यहाँ पर क्या है n। तो यहाँ पर n का मतलब क्या है, अगर 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो मैं कहता डाइमराइजेशन हो गया, 3 जुड़ते हैं तो ट्राइमराइजेशन हो गया, अगर 6 जुड़ते हैं तो हेक्सामेराइजेशन हो गया, और अगर n बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो क्या होगा, पॉलीमराइज ही हो गया होगा, है ना। तो लेट मान लो a का जो इनिशियल अमाउंट हमने लिया था वो a नॉट लिया था, तो जो इसका एसोसिएटेड फॉर्म जो बना, जो प्रोडक्ट बना वो अभी 0 है। अब a नॉट में से nx पार्ट जो है वो डिकम्पोज हो जाएगा, एसोसिएशन में चला जाएगा, तो मेरे पास में जो एसोसिएटेड फॉर्म बनेगा वो कितना बन जाएगा, यहाँ पर x बन जाएगा, कितना बन जाएगा, अगर वो x बन जाएगा तो मेरे पास में जो टोटल मोल्स आफ्टर एसोसिएशन आएंगे वो कितना आ जाएंगे, a नॉट माइनस nx प्लस x, बिल्कुल करेक्ट है। फिर ये कितना हो जाएगा, a नॉट माइनस nx को अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं तो हो जाएगा a नॉट माइनस x n माइनस 1। जो डिग्री ऑफ एसोसिएशन है अल्फा वो कितना हो जाएगा, कितना पार्ट इसका एसोसिएट हुआ रिएक्टेंट का nx, और कितना इनिशियली लिया गया था a नॉट, तो हो जाएगा वो अल्फा विल बी इक्वल टू nx अपॉन a नॉट, अल्फा विल बी इक्वल टू nx अपॉन a नॉट।
इससे x अपॉन ई नोट कितना आएगा, x अपॉन ई नोट हो जाएगा मेरे पास में अल्फा अपॉन n। पूरे तरीके से इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा that Van't factor for association is 1 minus alpha 1 minus 1 by। डिसोसिएशन का वेंट फैक्टर क्या था, 1 प्लस एल्फा n माइनस वन, कितना था 1 प्लस एल्फा n माइनस वन। और एसोसिएशन का वेंट फैक्टर क्या होता है, 1 माइनस एल्फा ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय n। ये एसोसिएशन का वेंट फैक्टर होगा। ओके, अब उसके बाद कुछ एग्जांपल। एसिडिक एसिड विल डाइमराइज, एसिडिक एसिड will dimerize by 80% in benzene। Acetic acid will dimerize by 80% in benzene। तो इसका देखो वेंटो फैक्टर निकालते हैं, 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1 बाय ये होता है। डाइमराइजेशन के लिए n का वैल्यू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस 80% का एल्फा ही फॉर्म में लिख देंगे 0.8, 1 माइनस 1 बाय 2। तो जो उसका वेंटो फैक्टर आएगा वो कितना आएगा, 0.6 आएगा। आसान है। आगे देखो, अगर लिखा जाए कि बेंजोइक एसिड विल 100% डाइमराइज इन बेंजीन, बेंजोइक एसिड अगर बेंजीन में 100% डाइमराइज हो रहा है तो आप अल्फा का वैल्यू कितना रखेंगे जी, आप बिल्कुल अल्फा का वैल्यू 1 रखेंगे। उसके बाद में आपके पास में ये 100% डाइमराइज हो रहा है तो एन डाइमराइजेशन के लिए एन कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस हाफ, तो हो जाएगा वेंटो फैक्टर 0.5, कितना आएगा 0.5। आगे Fe2 सेलेनियम का एक मॉलिक्यूल बना दिया, क्या बना दिया इसके अंदर, सेलेनियम का एक मॉलिक्यूल बना दिया। तो Fe2 will 50% टेट्रामराइज इन CCl4। अगर 50% टेट्रामराइज हो रहा है तो इसके लिए देखो वेंटो फैक्टर क्या लिखेंगे, 1 माइनस 0.5 1 माइनस 1 बाई 4, 1 माइनस 0.5 1 माइनस 1 बाई 4, तो हो जाएगा 1 माइनस 3 बाई 8, दिस विल बी इक्वल टू 5 बाई 8, 0.625। कितना हो जाएगा, 0.625 इसका वेंटो फैक्टर होगा। अब देखो, अगर कोई आपको कहे कि डेट solute A will undergo X% of dimerization in a solvent and solute B will undergo Y% of trimerization in same solvent। वो ट्राइमराइज हो रहा है और वो डाइमराइज हो रहा था, such that both processes have equal Van't factor। का मीनिंग क्या है, 1 माइनस एक्स अपॉन 100, एक्स अपॉन 100 क्यों करा, क्योंकि वो एक्स परसेंटेज में दे रखा है। तो 1 माइनस एक्स अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस का हाफ, हाफ क्यों करा, क्योंकि डायमराइज हो रहा है, विल बी इक्वल टू 1 माइनस वाई अपॉन 100 1 माइनस 1 बाय 3, क्योंकि ये डायमराइज हो रहा था। अब अगर दोनों वैल्यू सेम है, डेट मीन्स ये दोनों वैल्यूज भी एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों वैल्यू अगर एक दूसरे के बराबर है, डेट मीन्स एक्स मल्टीप्लाई बाय 1 minus 1 by 2 will be equal to y multiplied by 1 minus 1 by 3. So x by 2 will be equal to 2 by 3 of y, or x equals to 4 by 3 of x will be equal to 4 by 3 of y। ये आपके आसपास। ओके, नेक्स्ट, Van't factor and the observed molar mass of solute। Van't factor and the observed molar mass of solute। देखो हमें पता है कि हम Van't factor को डिफाइन करते थे, it will be equal to total moles after dissociation or association divided by total moles originally added, जो भी solute ऐड करे थे। तो जी मोल्स क्या होते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो देखो टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन को मैंने क्या लिख दिया, मास और सॉल्यूट, भाई सॉल्यूट का मास तो फिक्स रहेगा ना, चाहे सॉल्यूट डिसोसिएट हो चाहे एसोसिएट हो, जो टोटल उसका मास रहेगा जो मैंने ऐड करा था वो तो सेम ही रहेगा बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मेरे पास है मास ऑफ सॉल्यूट W डिवाइडेड बाय m नॉट ऑब्जर्व ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट जो मैंने ऐड करा था डिवाइड बाय मोलर थ्योरेटिकल जो उसका मास है m नॉट थ्योरेटिकल। इसको यूज करेंगे तो आपके पास में जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास आएगा सॉल्यूट का वो हो जाएगा थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वेंट फैक्टर। तो अगर कोई सॉल्यूट जो है वो डिसोसिएट हो रहा है तो डिसोसिएशन का वेंट फैक्टर 1 से बड़ा होता है, इसलिए जो ऑब्जर्व मास होगा वो थ्योरेटिकल मास से कम होगा। अगर कोई सॉल्यूट जो है वो एसोसिएट हो रहा है तो उसका वेंट फैक्टर 1 से कम होगा, तो जो उसका ऑब्जर्व मास होगा वो थ्योरेटिकल मास से ज्यादा होगा। तो डिसोसिएशन के लिए ये केस बनेगा और ये वाला केस बन जाएगा हमारे लिए एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट के लिए बन जाएगा। आगे ऑस्मोटिक प्रेशर कंसीडरिंग द वेंट फैक्टर, है ना, वेंट फैक्टर को कंसीडर करते हुए ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे लिखेंगे। तो देखो वेंट फैक्टर होता है वही ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर
अपॉन कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर। व्हाट इज कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर? जहां पे हमने वेंट ऑफ इक्वेशन का यूज करा था, क्या इक्वेशन थी? प्रेशर इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो जो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है बच्चों, ई ऑब्जर्व्ड विल बी इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय सी आर टी। ओके, आगे देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर कैसे निकालेंगे? लेट आपके पास में कोई भी एक सॉल्यूट है जिसका वेंट ऑफ फैक्टर है I1, उसका उस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन है C1, है ना? तो उसके कारण जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा I1C1RT, है ना? दूसरे कारण आएगा I2C2RT। ऐसे आप सबके ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करो और सबको ऐड कर दो। तो जो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको मिलेगा फॉर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स इन वाटर, वो हो जाएगा R इंटू टी, हो जाएगा R इंटू टी विल बी इक्वल टू I1C1 प्लस I2C2 एंड सो ऑन चलता रहेगा। कितना होगा? I1C1 प्लस I2C2 एंड सो ऑन चलता रहेगा, जहां पे I1 एंड I2 आर द इंडिविजुअल वेक्टर फैक्टर्स एंड C1 एंड C2 आर द इंडिविजुअल मोलेटिव। इस तरीके से आप फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट इन वाटर का भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। अब जब उसमें बात ये आती है बच्चों कि अगर हम सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करें तो क्या बनता है? अब हमने आज में टॉपिक क्या है? कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हम अलग अलग सॉल्यूशंस के जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उनका कंपैरिजन करेंगे, और वो जो कंपैरिजन है वो हमें उन सॉल्यूशंस के बीच में एक रिलेशन देगा। उस रिलेशन को हमें समझना है ना। देखो फर्स्ट ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास में दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। लेट सॉल्यूशन ए का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो है पी ए, सॉल्यूशन बी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पी बी, और हमें रिलेशन क्या दे रखा है? लेट पी बी इज ग्रेटर देन पी, पी बी इज ग्रेटर देन पी। ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर किसका है? बी का। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी इज, सॉल्यूशन बी इज हाइपरटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन ए। इसी तरीके से सॉल्यूशन ए के बारे में क्या बोलेंगे? दैट सॉल्यूशन ए के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे? दैट सॉल्यूशन ए इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी, है ना। तो ये आपके पास में केस वन हो गया। देखो सेकंड केस क्या है? अगर हम कहें पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, और पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो इसका मतलब क्या है? दैट सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी आर आइसोटोनिक, है ना। क्या हो जाएंगे? आइसोटोनिक, क्योंकि उनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम। ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है तो एक होगा हाइपोटोनिक और दूसरा होगा हाइपोटोनिक। और अगर दोनों सॉल्यूशंस का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो हम कहेंगे दोनों सॉल्यूशन जो है वो एक दूसरे से आइसोटोनिक नेचर रखते हैं, है ना। तो अगर दो सॉल्यूशन एक दूसरे से आइसोटोनिक है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? I1C1RT will be equal to I2C2RT। तो कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो पास्ट के सेक्शंस में भी दे रखे हैं। कहा है कि दोनों सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक है, तो एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे रखा था, है ना, और कह रहे हैं सेम टेम्परेचर पे आइसोटोनिक है, तो और टेम्परेचर तो कट जाएगा, आरटी कट जाएगा, तो आपके पास में बन जाएगा डेट I1। आपके लिए रिलेशन बच्चों फाइनली क्या बन जाएगा? अगर हम सेम टेम्परेचर पे दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक है तो I1C1 इज इक्वल्स टू I2C2, ये बन जाएगा। तो अगर आपको I1 पता है, अगर आपको C1 पता है, I2 पता है, तो आप C2 निकाल देंगे। यही मोलरिटी को, ये जो मोलरिटी दे रखी है इसको अगर परसेंटेज कंसंट्रेशन के फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा I1 I1 Y1, मोलरिटी कितना था? 10 Y अपॉन M0, Y1 अपॉन M0 1 इक्वल्स टू I2 Y2 अपॉन M0। अगर कोई आपको इसमें मोलर मास भी बता दे
एक का मोलर मास बता दे, एक का बेंटो फैक्टर बता दे, दूसरे का बेंटो फैक्टर बता दे, दूसरे की परसेंट कंसंट्रेशन बता दे, पहले वाले की भी बता दे और दूसरे वाले का मोलर मास पूछे। इट इज I1 Y1 और M0 1 पता हो, I2 और Y2 पता हो और M02 पूछे, आसानी से M02 निकालोगे ना, इस तरीके से यूज करना, आप M02 भी निकालेंगे। ये तो आइसोटोनिक कंडीशन में इस तरीके से हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे। नेक्स्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर अ एसिड बेस रिएक्शन विद अ लिमिटिंग रिएजेंट। आपने एक देखो एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने HCl लिया और उसकी रिएक्शन करा रहा हूँ NaOH से। HCl सॉल्यूशन था, उसकी NaOH से रिएक्शन करा रहा हूँ। दैट HCl सॉल्यूशन का मोलेरिटी M1 था और वॉल्यूम V1 था। उसमें जो मैंने NaOH ऐड करा उसका मोलेरिटी M2 था और वॉल्यूम V2 था। मैंने जो NaOH ऐड करा है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक लिमिटिंग रिएजेंट, दैट मींस वो तो पूरा कंज्यूम हो जाएगा। तो जो भी प्रोडक्ट जो बनेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनने वाला है। सो रिमेनिंग सॉल्यूशन में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा, दैट मींस एंड पॉइंट में जो सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें एंड पॉइंट मतलब जब रिएक्शन एंड हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग मैंने एंड पॉइंट यहाँ पर बोला है ना। यहाँ पर एंड पॉइंट का मतलब क्या है, जब रिएक्शन रुक जाएगी, जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, वो मैं एंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ, है ना। मैं यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट ले रहा हूँ तो वो एंड पॉइंट नहीं करा कि इनके इक्विवेलेंट बॉन्ड सेम होंगे। ये बस वो बात कर रहा हूँ कि वो टाइम जब रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ओके, है ना, कुछ का आप गलत मीनिंग में मत लेना। तो मोलैरिटी ऑफ HCl व्हेन रिएक्शन स्टॉप विल बी इक्वल टू C1। C1 कितना होगा, M1V1, M1V1 माइनस M2V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2। M1V1 तो इनिशियल मोल्स ऑफ HCl, M2V2 वो मोल्स जो रिएक्ट कर चुके हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, वो C1 में जाएगा। मोलैरिटी ऑफ NaCl एट एंड पॉइंट कितना होगा, C2 विल बी इक्वल टू M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, है ना। लेट Vento factor for HCl is equals to 2 for 100% ionization. Vento factor for NaCl is equals to 2 for 100% ionization. तो जो टोटल वेंटो जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा रिमेनिंग सॉल्यूशन का, वो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 इनटू RT, है ना। C2 यहाँ पर क्या है, NaCl का मोलैरिटी। सिमिलर क्वेश्चन बन सकता है फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर आफ्टर अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन विद अ लिमिटिंग रिएजेंट। लेट एक एग्जांपल की तरह मैंने पोटेशियम आयोडाइड में सिल्वर नाइट्रेट ऐड करा, तो पोटेशियम आयोडाइड जो है उसका मोलैरिटी है M1 और वॉल्यूम है V1। जो सिल्वर नाइट्रेट मैंने लिया उसका मोलैरिटी है M2 और वॉल्यूम V2। और वो जो सिल्वर नाइट्रेट है वो लिमिटिंग रिएजेंट है रिएक्शन का। रिएक्शन से सिल्वर आयोडाइड बनेगा जो कि पीपीटी के फॉर्म में बनेगा। येलो कलर का पीपीटी होगा तो वो सॉल्यूशन से बाहर चला जाएगा। और साथ में बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट जो कि एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में। तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने पिछली वाली रिएक्शन में पढ़ा था, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन द सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन हो जाएगा M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 इज इक्वल टू C1। एंड मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 इज इक्वल टू C2। और I1 का वैल्यू 2 है, I2 का वैल्यू भी 2 है, और 100% आयनेशन का केस माना है। तो जो ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो आएगा फिर से I1C1 प्लस I2C2 मल्टीप्लाई बाय RT। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके लिए, अगर आप लिखना चाहें तो 2 टाइम्स ऑफ RT C1 प्लस C2, ये आपके आस में इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा। तो बच्चों आई होप इसको यूज करते हुए आप इजीली ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अब आपको एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और वो क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिशन्स के अंदर आ रखा है। आपको दे रखा है एसिटिक एसिड, क्वेश्चन में क्या है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है उसका के वैल्यू आपको दिया है 10⁻⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस, क्या दिया, 10⁻⁵ एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब जो एसिटिक एसिड हमने सॉल्यूशन लिया है उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी है 0.1 m। कितना है इसका मोलैरिटी, 0.1 m इसका मोलैरिटी हो गया। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो अगर अल्फा, अगर आपको मैंने के वैल्यू दिया है, कंसंट्रेशन दिया है, तो भाई अल्फा तो आपको निकालना ही पड़ेगा। तो देखो हमारे लिए के का एक्सप्रेशन कितना होता है, के इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा इतना। के वैल्यू 10⁻⁵ से कम दिया है, तो देखो इसको हम कह देंगे अप्रोक्सीमेटली अल्फा स्क्वायर सी के बराबर है। तो आपके लिए जो अल्फा का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा के अपॉन सी, है ना। तो देखो आपके पास में के वैल्यू कितना है, 10⁻⁻⁵, और सी आपके लिए कितना है, सी आपके लिए जी है 0.1 मतलब 10⁻⁻1। तो अल्फा है 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर रूट 10⁻⁻2।
तो जो अल्फा है बच्चों वो तो 0.01। अब अगर एसिडिक एसिड के लिए आयनेशन का हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो ये एसिडेट आयन और H प्लस आयन बनता है। इसके लिए अगर मैं वेंटो फैक्टर लिखूं तो लिखूंगा 1 प्लस एल्फा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 0.01 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.01। तो अगर आप इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें, अगर आप इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालें तो ऑस्मोटिक प्रेशर P इसका हो जाएगा I इंटू सी आर टी, है ना। C कितना है 0.1, तो आपके पास में I का वैल्यू है 1.01, मोलेटी कितना है इसका 0.1 मल्टीप्लाई बाय आर टी, तो ये आपके पास होगा 1.01 मल्टीप्लाई बाय आर टी। ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर आर टी के फॉर्म में आ जाएगा। आई होप बच्चों ये जो अपना लेक्चर हुआ है इससे आप क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो समझ गए होंगे कि ये केवल सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करता है, और कुछ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड है वो सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एक ही मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का अभी तक डिस्कशन करा है, वो कौन सा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हमने पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। और साथ साथ में हमने वेंटो फैक्टर भी पढ़ा है कि वेंटो फैक्टर के आने से, उसको यूज करने से हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रोडक्ट। ओके बच्चों, अपना लेक्चर जो 3 है वो यहीं पर एंड होता है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करो क्योंकि अपना आने वाला जो ट्यूटोरियल होगा वो इस लेक्चर पर हैवीली बेस्ड होगा, और साथ साथ में मैं प्रीवियस जो अपने टॉपिक डिस्कस हो चुके थे इस चैप्टर में उसके ऊपर भी मैं क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू। इट्स विवेक अर्षा फ्रॉम द विद्या मंदिर क्लासेस।